गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे टॉपिक शुरू करते हैं हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल के बच्चों की कुछ क्वेरीज नहीं आई है आज, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे सिलेबस करना चाहिए। तो आज हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। हम करंट जैसे ही ट्रेवल करता है हम जानते हैं करंट आई क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब ये एक सोलेनॉइड है या मैं कहूँ एक कंडक्टर है, इसके थ्रू क्या हुआ, ये जो Q चार्ज है इसने ट्रेवल किया। जब ये ट्रेवल करता रहता है तो आफ्टर सम टाइम्स वी एक्सपीरियंस इट्स टेम्परेचर इज समटाइम्स इट्स रेज्ड। मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो समटाइम्स क्या हो जाता है, रेज हो जाता है। तो कोई तो रीजन है जो हीट इफेक्ट इस पे प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा क्या इफेक्ट है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी मीन्स ओम्स ने, चार्ल्स ओम्स ने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि जो कंडक्टर है वो हीट क्यों होता है। उसके पीछे रीजन था आई स्क्वेयर आर टी। देखो मैंने फैन ऑन किया, फैन चला, उसी टाइम ऑफ कर दिया। उसकी जो मैकेनिज्म है या मैं कहूँ उसका जो मशीन है सेंटर वाली मैकेनिज्म वाली, उस पे हाथ टैप किया तो वो मुझे नहीं लगा गर्म है। अब उसी फैन को ऑन किया और 10 घंटे तक ऑन कर रखा और उसके बाद उसको लगाया तो हमें अलग पता चलता है कि वहाँ पर हीट जनरेट हुई है। अब काम इलेक्ट्रिसिटी भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज अ काइंड ऑफ एनर्जी बट हीट इज आल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी। और ये फॉर्मूला या ये लॉ तो हम जानते हैं, एनर्जी neither be created nor be destroyed, it will change from one form to another form। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकला कि हम हीट एनर्जी को भी किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी में। अब ये करते हैं या नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली भी होती है। जो ऑटोमेटिकली होती है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा H स्टैंड्स फॉर हीट, I स्टैंड्स फॉर करंट, R एज ऑलवेज रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम। देखो ये कंडक्टर के अंदर सबसे पहले कितना करंट पास हुआ। अब बाय चांस ये कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट पास ही नहीं हुआ, इसका रेजिस्टेंस भी आई है, मैंने ये 200 घंटे के लिए रख दिया, क्या इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी? नहीं। क्यों? करंट के बगैर ना तो रेजिस्टेंस कुछ काम कर पाएगा, टाइम पीरियड का तो चाहिए, लाइफ टाइम करता रहे। जब रेजिस्टेंस कब वर्क करता है, व्हेनेवर करंट फ्लोज इट विल अपोज द फ्लो ऑफ द करंट। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है मेरी वो क्या है, करंट। उसके बाद इस करंट के ऊपर स्क्वायर लगाने का लॉजिक कि भाई ये स्क्वायर क्यों हुआ, कि सबकी पावर्स तो 1 है। क्या बेटा, करंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो करंट को हमने मैक्सिमाइज कर दिया और किसी चीज को मैक्सिमाइज कर दिया तो हमने उसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर फिर क्यूब रूट या क्वार्टर 4 5 7 इनफाइनाइट पावर क्यों नहीं कर देते? क्या है, it is totally depend upon the capacity of the conductor by which it hold current। एक कैपेसिटर की, एक कंडक्टर की कैपेसिटी इतनी हो सकती है कि मैं उसका जो करंट है एक बार डबल कर दूं। जैसे वायर्स है, कई बार हमारे गांव में प्रॉब्लम आती है, लाइट है ना अप डाउन होती है, फ्लक्चुएट होती है। वो फ्लक्चुएशन में जो वायर्स होते हैं वो गर्म हो जाती है और कई बार वायर्स आपस का जो उनके ऊपर के जो लेयर होती है प्लास्टिक की, वो हीट की वजह से पिघल के शॉर्ट सर्किट कर देती है। उनकी एक लिमिट होती है और अगर आप वायर्स को भी ध्यान से देखेंगे, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, कोई बहुत मोटी होती है। जैसे चक्की है, या मैं बात करूँ जो हमारा AC है उसकी वायर मोटी मिलेगी, जो हमारा टीवी है उसकी नॉर्मल मिलेगी, जो छोटे छोटे अप्लायंसेज है जैसे चाइनीज लड़ी है दिवाली पर उसकी बहुत पतली मिलेगी। तो वो टोटली डिपेंड की जाती है कि कैपेसिटी क्या है। सेकंड, रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर से मैंने करंट भी दौड़ा दिया 10 घंटे के लिए, लेकिन उसका रेजिस्टेंस 0 है, तो अपोजिंग फोर्स 0 नहीं है। 0 है तो इसको कौन हीट प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि जब दो मैग्नीट्यूड या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपोजिट पुश करते हैं तभी तो हीट प्रोड्यूस होती है।
सर्दियों में हमें बहुत सर्दी लगती है, हम इन हाथों को ऐसे मलना शुरू कर देते हैं और हम थोड़ा सा वार्म फील करते हैं कि ओहो सर्दी सर्दी, और ऐसे करते हैं। क्या ये है कि मैं इन दोनों हाथों को एक बार आगे ले जाऊं, एक बार पीछे, आगे पीछे, तो ये गर्म हो जाएंगे? नहीं। कब गर्म होंगे? जब ये हाथ आगे जाए, ये पीछे आए, ऐसे। दोनों किस में हो? अपोजिट फॉर्म में। तो करंट अगर इस फॉर्म में जा रहा है तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? उसके अपोजिट। और ये तो एक फिनोमिना है ही। तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट, फर्स्ट को करंट, दूसरी रेजिस्टेंस, तीसरी जैसे मैं फैन का एग्जांपल दे चुका हूँ, यानी ये फैन को ऑन किया, ऑफ कर दिया, तो क्या वो गर्म होगा? हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए तो ये फोर्स, अब मैंने भी क्या किया, सर्दी लग रही है, ओहो सर्दी, और एक बार हाथ मसला और मैं गर्म हो गया? नहीं। हम जानते हैं कि गर्म होना होगा तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ऐसे, मतलब जितना ज्यादा टाइम पीरियड उतनी ज्यादा हीट एनर्जी कंज्यूम्ड। तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू हीट, जो इफेक्ट है करंट का वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड द टाइम बाय व्हिच इट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर। सबसे पहले करंट की, करंट की कैपेसिटी क्या फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस उसको कितना अपोज कर रहा है, टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए मैंने फ्लो किया। अब इस जो हीटिंग इफेक्ट थी ये सडनली इन्वेंट हुआ था, ये कुछ किया नहीं गया था, सडनली इन्वेंट हो गया था खुद, इसलिए कि जब साइंटिस्ट कुछ काम कर रहे थे तो शुरू में किया तो अलग रिजल्ट आया, थोड़ी देर में किया कुछ अलग आया, थोड़ी देर में कुछ किया अलग आया। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूं ओम्स लॉ का, इनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। Ohmic conductors. Ohmic conductors are those conductors which follow Ohm's law. एक होते हैं non-ohmic. ये हो गया V, ये हो गया I, ये हो गया V, ये हो गया I, यानी potential difference और current। और Ohm's law state that V is directly proportional to I. V is directly proportional to I. तो यहाँ ओमिक कंडक्टर्स हैं, उसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे V इंक्रीज होता जा रहा है, I भी इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है? लेकिन नॉन ओमिक क्या होते हैं, कुछ हद के बाद या तो ऐसा कर्व आ जाएगा, या ऐसा, या इससे भी बड़ा। तो देखो एक ऐसा टाइम आता है जहां तक नॉन ओमिक कंडक्टर भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। उसके बाद क्या हो गया, I एकदम से इंक्रीज हो गया और V सिर्फ इतना हुआ। देखो अगर ये 5-5 सेकंड का स्लॉट लेता हूँ, 5 सेकंड में V इतना इंक्रीज हुआ, I भी इतना ही हुआ, V इतना हुआ, I भी इतना ही हुआ। यहाँ 5 सेकंड में V भी इतना ही, I भी इतना, लेकिन अगले 5 सेकंड में V इतना, I इतना, उसके बाद अगले में चले जाते हैं। तो क्या हो जाता है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स असल में कुछ नहीं होते, ये होता है ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड, ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। हीट प्रोड्यूस होता है तो वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करने देता, तो नॉन ओमिक कंडक्टर हम उनको नाम दे देते हैं कि हाँ, जब हीट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, करंट कम हो जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है इसके ऊपर कि हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है, इसलिए हम उनको नॉन ओमिक कंडक्टर्स भी बोलते हैं। और वहां पर जाकर हमारा ओम्स लॉ क्या हो जाता है, फेल, यानी एक प्रॉपर लेवल के टेम्परेचर तक हर कंडक्टर क्या बिहेव करेगा कि हाँ इट इज अ ओमिक कंडक्टर, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और वो बिहेव करेंगे नॉन ओमिक। नॉन ओमिक मतलब वो फॉलो नहीं करेंगे क्या, ओम्स लॉ। अब करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीट इफेक्ट बाय करंट। एप्लीकेशंस, अब एप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग है वो बड़ा खतरनाक है, वो आम के आम गुठलियों के दाम है ना, वो आम तो खाता ही खाता है, गुठली भी बेच देता है। तो ये कोइंसिडेंटली हीट इंड्यूस तो हो गया हमारे पास, लेकिन उसने उस चीज को भी यूज करना शुरू किया कि हीट मुझे कहाँ चाहिए। तो एप्लीकेशन से सबसे पहले आता है हीटर, सर्दियों में सबसे ज्यादा, माइक्रोवेव ओवन,
इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस मम्मी करते हैं ना। ऐसे कितनी सारी एप्लीकेशंस हैं जो हीट हम इंड्यूस करते हैं। गीजर, कितनी सारी चीजें हैं जो हमने क्या किया, कोइंसिडेंटली हमारे करंट में हीट इंड्यूस हुई और हमने उसको भी क्या कर लिया, इस्तेमाल, यानी आम के आम पूछ लिया। ओके दाम। तो हीटर मुझे सर्दियों में क्या प्रोवाइड करता है, तपिश। माइक्रोवेव ओवन हमारे ठंडे खाने को भी क्या कर लेते हैं, गर्म। इलेक्ट्रिक आयरन मम्मी प्रेस करती है हमारे कपड़े में सिलवटे होते हैं, रिंकल्स, तो उनको क्या कर देता है, सीधा। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो आज ये पढ़ेंगे। थैंक यू।